चलो भाई प्लीज अब शांत हो जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लेकर आए ना मॉड्यूल 1? तो निकाल लीजिए अपने पास। हमारी आज सेकंड लास्ट क्लास है और आज हम अपने पास जो थियोरेटिकल वाला सेक्शन था ना वो आज कंप्लीट करेंगे। कल हमारी प्रैक्टिकल जो लास्ट क्लास होगी कल, जो हमारा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक बचा हुआ है वो हमारा कल खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अपने पास स्टडी मटेरियल के फाउंडेशन पे आ जाइए। देखिए, थ्योरी एग्जाम में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की आती है और क्या क्या आती है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसलिए सब अपने पास मॉड्यूल निकाल लीजिए। मॉड्यूल जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल था, बस बस शांत हो जाओ भाई, प्लीज बात मत करो। और ये जो थ्योरी है ना, ये आपकी जो 11th क्लास में हुआ करती थी, ऑलमोस्ट उसी थ्योरी के अंदर से सारा कवर होता है। कुछ थोड़ी बहुत चीजें हमने अपनी क्लासेस के टाइम पे भी लिखी हैं। तो जितना थ्योरेटिकल पार्ट हमने क्लासेस के टाइम पे लिखा है, एक तो वो वहां से कवर हो जाएगा और दूसरा जो हम यहां पर आज कवर करेंगे उसमें से हो जाएगा। और मैंने आपको जो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देने हैं थ्योरी के रिगार्डिंग या ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग, जिसमें देखो स्टडी मटेरियल तो आपके पास एमसीक्यू वाला पार्ट है, बट मैं उसको अलग से जरूर प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए करने में, एक साथ एक जगह पे मिल जाए। और थ्योरी के अंदर से जो डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे पहला चैप्टर किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, उसमें एक डिफरेंस सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो चीज वहां पे लिखी हुई है, ज्यादातर वही एग्जाम में आता है, या फिर उसके अलावा जो आता है वो बात हम आज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल अकाउंटिंग वाले पार्ट से शुरू करें। अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद है आप लोगों को, जो कभी आपकी 11th क्लास में हुआ करती थी? क्या वो एग्जाम में आती है? द आंसर इज नो। आंसर ऐसे कुछ चीजों को नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें 11th की जो प्योरली 11th थी ना वो एग्जाम में नहीं आती। तो मैं हम उसी वाले पार्ट पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे जहां जहां पे मुझे लगता है कि ये चीजें जरूरी हैं आपके जानने के लिए, या फिर जो काम की हो गई या फिर आपको आगे जाके कभी काम आ सकती हैं। सो देखिए ध्यान से एक बारी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, क्या क्या था बेटा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। जो चीजें हैं वो आप अपने मॉड्यूल में ही मार्क करते हुए चलेंगे आज। A significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। एक बात बता दो, सिर्फ हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? क्या लगता है आपको अकाउंटिंग करने का क्या फायदा है हमें? परफॉर्मेंस पर चलती है। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या रहे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही। इसी चीजों के लिए हमने हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो इवेंट जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट थी, उसे सबसे पहले क्या करना सीखा? रिकॉर्ड करना सीखा। रिकॉर्ड कहां किया था आपने? जर्नल में। उसके बाद जर्नल के बाद हम करते थे उसे क्लासिफाई इनटू दी लेजर। जर्नल एंट्रीज को लेजर में क्या किया? पोस्ट किया। और उसके बाद आया समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब था पोस्टिंग लेजर, क्या नाम है, लेजर्स के बाद जो बैलेंस बचे वो चले गए कहां पर? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपने बनाए फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसने आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बना कर दिए, और उनसे आप रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हो कि जी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कम प्रॉफिट हुआ, ज्यादा लॉस हुआ, बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, कैपिटल क्या है। तो ये सारी बातें आपको अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है। और इन सब के बाद हम इनको क्या करते थे? एनालाइज करते थे। एनालिसिस का मतलब क्या था? कि आपको ये देखना कि आपने बेटर परफॉर्म किया या नहीं किया। मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जांपल के बेसिस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये लीजिए, ध्यान देना। अगर आपके पास 2023-2024 की इंफॉर्मेशन है, जहां पर सेल्स कितनी है? 10 लाख, एक्सपेंसेस कितने हैं? 7 लाख, और प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। और अगले साल ये कहानी है,
बताइए, एनालिसिस करके बताना है आपने, चेक करके बताना है आपने कि जी इसमें कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बेकार हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्या लगता है? अब आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना इस वक्त अपने मन के अंदर, कि जो सोच रहे हैं कि ये ऐसा है, ये डबल हो गया, प्रॉफिट बढ़ा है, कम हुआ है, ये सब एनालिसिस चल रहा है और आप इससे इंटरप्रेट कर रहे हो कि क्या कमी है या क्या सही है। अब आपके हिसाब से सेल 10 लाख से कितनी हो गई? अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात। प्रॉफिट 3 लाख से कितना हुआ? अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात। लेकिन उसमें एक बुरी बात भी है, जब सेल 10 से 20 हुई तो प्रॉफिट 3 से 6 होना चाहिए था, हुआ कितना? क्या लगता है, जस्टिफाई कर पाओगे इस बात को? आप करनी तो आनी चाहिए, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो फिर अच्छी बात है या नहीं हुई? कितना होना चाहिए था प्रॉफिट आपके हिसाब से? 6 लाख। लेकिन अगर 5 लाख हुआ तो क्या 5 लाख को जस्टिफाई कर सकते हो कि 5 लाख भी ठीक है? मशीन खरीदी होगी तो यहां थोड़ी आएगा, फिर वो यहां तो खर्चा आएगा। मशीन का डेप्रिसिएशन आप कह सकते थे कि सर मशीन खरीदी थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया इस साल में, क्योंकि हमारी सेल 10 लाख से 20 लाख हो गई, प्रोडक्शन बढ़ा, हमें मशीन की जरूरत पड़ी, मशीन के ऊपर खरीदने से डेप्रिसिएशन और लगा। ये रीजन हो सकता है, कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन ना हो गई हो। लेकिन एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर हुई तो क्या ये बाद में फ्यूचर में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट किया हो आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, 10 लाख की सेल 20 लाख कैसे पहुंची? एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाया। तो ये सब जस्टिफिकेशंस हैं जो एनालिसिस करने के बाद आप अपने यूजर्स को बताते हो। यूजर याद है आपको? यूजर कितने हुआ करते थे? 2 तरह के हुआ करते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स को आप ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। तो हमारा अकाउंटिंग का जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो इसी चीज के बारे में बात कर रहा है। लीजिए, तो अब यहां पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन वाले पार्ट पे टिक लगा लीजिए। मतलब ये रीडिंग, जब आप थ्योरी रिवाइज करेंगे तो सिर्फ यही वाला पार्ट वहीं से पढ़ना है आपने। आप बुक नहीं लाए हैं तो पेज नंबर मेंशन करके वो हिंट लिख लीजिएगा वहां पर, या फिर अपने दोस्त के थ्रू अपने ले लीजिएगा उस चीजों को। और जो जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसी वाले पार्ट को आपने अच्छे से करना है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? सुना है बट नहीं सुना कभी? देखो वो लिखा हुआ है, लूका पासियोली, 1494। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनके पापा कौन है? लूका पासियोली। एक मैथमेटिशियन थे, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोफेशन के बेसिस पर उन्होंने बनाया। 1494 से हमारी अकाउंटिंग वाला पार्ट शुरू हुआ। ऑल्दो बस इतना ही जानना काफी है इनके बारे में। ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सब रीडिंग वाला पार्ट आपको अपनी नॉलेज के लिए करना हो कर सकते हैं आप। पढ़ो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। रिजल्ट कौन से पता चलेंगे आपको? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। उसके अलावा वही थर्ड पॉइंट में आगे देखिए, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ में क्या कर रहे हो आप? इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो? यूजर्स को। फॉर किसके लिए? रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड देन फिफ्थ पॉइंट में क्या कर रहे हो आप? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है हमारे बिजनेस की। एंड देन ये ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट, फंक्शंस वगैरह हमारे काम की नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी अगर आपको याद आए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, या अकाउंटिंग का प्रोसेस था, सबसे पहले हम क्या करते थे? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या आता है? कम्युनिकेशन। लास्ट में क्या आता है? कम्युनिकेशन। अब ध्यान सुनना, जो ये वाला पार्ट है ना यहां तक का,
ये बुक कीपिंग है। इसके बाद यहां से आगे क्या शुरू होती है? अकाउंटिंग। और ये पूरी भी किस में आती है? अकाउंटिंग में। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बड़ी है किससे? बुक कीपिंग से। कुछ इस तरह से, सबसे पहले क्या? बुक कीपिंग है, फिर आपके पास क्या है? अकाउंटिंग, और फिर आपके पास क्या है? तो बुक कीपिंग जो है वो किसका सब पार्ट है? अकाउंटिंग का। तो कह सकते हैं अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बोथ। अकाउंटिंग भी आ गया और बुक कीपिंग भी आ गया। अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का नॉलेज रखना ही अकाउंटेंसी है। और बुक कीपिंग जो है वो 4 स्टेप थे। कौन कौन से स्टेप थे? पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। आइए एक बार इसके डिफरेंस वाले पार्ट को पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट से, बुक कीपिंग इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और वहां पढ़िए क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के लिए क्या है? बेस है। और वो पढ़िए, इट इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बट समराइज के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। फोर्थ पढ़िए, मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग के बेसिस पर आप मैनेजमेंट के डिसीजन नहीं ले सकते। उन्हें क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। वो कौन करके देगा? वो अकाउंटिंग करके देगा। तो मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। देयर इज अ नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है एंड इट इज अ सेवरल सब फील्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और 2 और हैं। 11th में 3 पढ़ाते हैं, 2 और होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हमें नाम याद रखने हैं। कितने नाम है हमारे पास? 5। कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? और ये जो चार्ट मैंने आपके लिए अभी बनाया ये बिल्कुल वैसा ही, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये देखिए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी आ गई? फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। एक बात बताइए, एसेट्स का मतलब क्या होता है? हेल्प करे, बिजनेस को बेनिफिट्स दे। क्या किसी भी बिजनेस के लिए उनके एम्प्लॉय होते होंगे बेनिफिशियल? फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टाफ है हमारे लिए, क्या वो हमारे लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या मैं उन्हें बैलेंस शीट में दिखा दूं? मतलब बैलेंस शीट में करीना मैम, रितु मैम, संजय भैया, तरुण भैया ऐसे लिखे आ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी लिखें? बताओ भाई, वैल्यू आ सकती है? आपके लेवल पे नहीं आती, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफर्ट्स। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, सीए फाइनल में मिलेगा आपको, ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन होता है। समझ रहे हैं बात को आप? ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हाँ, हम ये कहते आए हैं आज तक कि हम मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, लेकिन आप किसी भी इंसान की वैल्यू पैसों के अंदर नहीं लगा सकते, लेकिन उसके एफर्ट्स का वैल्यूएशन जरूर कर सकते हैं कि आप इस एम्प्लॉइज के एफर्ट्स कितने साल तक आप ले सकते हैं, उसके बेसिस पर आप उसका वैल्यूएशन दिखा सकते हैं। तो ये चीजें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपको सिखाता है। फिर एक और चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एनपीओ के टाइम पर कि मेरा एक स्टूडेंट ईवाई में था जो कि एनपीओ में श्राइन बोर्ड में ऑडिट कर रहा था, और मैंने तब आपसे कहा था कि वो ईवाई वहां पर उससे कोई भी चार्ज नहीं करती है क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम कर रही है। उसे बोलते थे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी हमारी अकाउंटिंग के अंदर कवर किया जाता है। तो ये 5 नाम हमें याद रखने हैं, हाईलाइट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जो जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, इसका मतलब वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट पे हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल होते हैं और कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल। देखिए कौन कौन है आपके पास? इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, लेंडर्स हैं,
सप्लायर्स एंड क्रेडिटर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड रिसर्चर्स, देयर एजेंसीज, पब्लिक, मैनेजमेंट, ये सब आपके किस में आते हैं? यूजर्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल में। रिलेशनशिप विद द अदर, हमारे लिए वैसे कुछ खास का काम का नहीं है। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन है, अकाउंटिंग एंड स्टैट्स का क्या कनेक्शन है, हमें इस चीजों के बारे में कुछ नहीं जानना। हमारे काम की जो चीज इसमें से बच जाती है वो है लिमिटेशन। अच्छी चीज है आपके लिए। आप कहते हैं लिमिटेशन क्या क्या हुआ करती थी? विंडो ड्रेसिंग एक सबसे अच्छा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आप कुछ ना कुछ अंदाजा लगाकर अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि, बहुत ध्यान सुनने का मेरी बात को, हम कोई भी खर्चा हुआ, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं यहां का बिल आया, तो बिल के ऊपर अमाउंट लिखा होगा जी इतना अमाउंट है। क्या मैं अंदाजे से बिल पे कर सकता हूं? चलो जी इस महीने का 10,000 कर देते हैं, गर्मी आ गई 15 कर देते हैं, हो पाएगा ऐसा? नहीं हो पाएगा। लेकिन 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 मैंने एसेट को यूज करना है। एसेट की लाइफ बताओ कितनी? इफ फॉर एग्जाम्पल एसी की लाइफ कितनी? 5 साल में खत्म हो जाएगा या 5 से ऊपर चल सकता है? 5 से कम? तो इसका मतलब इसके ऊपर जो डेफिनेशन लग रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो कैसा है? एस्टिमेटेड है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स एक्ट ने हमें ना परसेंटेज दे रखे हैं फिक्स बनाकर, लेकिन फिर भी हम उसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते। हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एस्टिमेशन बेसिस से बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और वर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या एक्चुअल होता है? एक्चुअल तो बैड डेट्स होते हैं, तो उससे पहले हम क्या बना रहे हैं उनके लिए? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अच्छा, अकाउंटिंग क्या प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड करता है? इन्फ्लेशन आ जाए कंट्री के अंदर तो उसके बेसिस पे हो पाएगा क्या? लेट्स से के लिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, आजकल रेट चल रहा है 70,000 रुपए के आसपास। अब 70 का आपने गोल्ड खरीद लिया, 1 तोला 10 ग्राम समथिंग। अब कल को उसकी वैल्यू 71,000 हो गई, आपकी बुक्स में कितने पे आएगा? 70 पे आएगा। उसकी वैल्यू 80 हो गई, 70 पे आएगा। तो यानी कि जो वैल्यू बढ़ रही है वो हम शो नहीं कर रहे होते, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे होते हैं। विंडो ड्रेसिंग सबसे मेन पॉइंट था कि हम अपनी फायदे के लिए अकाउंटिंग में क्या कर लेते हैं? मैनिपुलेशंस। तो ये सब चीजें किस में आती हैं? आपकी लिमिटेशंस के अंदर। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो या तो 11th की बुक से ही पढ़ सकते हैं, 5 पॉइंट वहां पे कवर करते थे वो लोग, वरना यहां से रीड करना तो यहां से कर लीजिएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना खास तो नहीं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एक बार एग्जाम में आया है। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। देखिएगा, पढ़िए एक बार, पहले पढ़ लीजिए अपने एंड पे, अपने पेन पे पूरा पढ़ लो एक बारी। हाँ जी, क्या रोल मिला आपको? 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि अकाउंटेंट का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। There are only a few types of profession in the world which are held in high esteem in public eyes, and there is no denying the fact that accounting profession is one of them. Goda had called the accountant profession to as the fairest invention of human mind. At the core of all types of learned professions, there is a desire of public good or a finding the best way to serve society.
by the use of society, by the use of science of accountancy and under the spell of its art, dynamic pattern which assists business in the planning in future is woven by accountants out in the inert mass of non-speaking silent figures. This is what makes the profession an instrument of socio-economic change and welfare of the society. अब ये सारी बातें तो सिर्फ तारीफ ही लिख दी इन्होंने. हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हम यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. An accountant with his education, training, analytical mind and experience is best qualified to provide multiple need-based services to ever-growing society. The accountant of today can do full justice not only to the matters related to taxation, costing, management accounting, financial law, financial layout, company legislation, procedure, but can delve deep into the fields relating to financial policies, budgetary policies, and even economic principles. The area of activities which can be undertaken by the accountant is not limited, but it can also cover many additional facts या phases. पढ़िए क्या क्या कर सकते हैं आप. सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब चीजें कर रहे हैं. उसके अलावा और क्या होता है, ये सब वो है जो हमें सीए बनने के बाद काम चीजें देखनी पड़ती हैं. स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस के ऑडिट दो फॉर्म में होते हैं. अकाउंट्स के ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट. इंटरनल ऑडिट वो होता है जो कंपनी अपनी मर्जी से कराती है ताकि अपने रिकॉर्ड सही बन रहे हैं नहीं बन रहे वो चेक करने के लिए. और फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टाफ यहां पर बैठकर पैसे का हिसाब कर रहा है. अगर वो चीज हमें चेक करनी है तो क्या मैं उन्हीं से बोलूं कि चेक करके बताओ ना. अगर उन्होंने कुछ भी मिस एप्रोप्रिएशन किया होगा तो वो तो कभी भी अपनी गलती नहीं बताएंगे आपको. तो इसका मतलब मुझे कोई और बंदा लाना पड़ेगा, वो बाहर से भी हो सकता है या मेरा कोई और भी हो सकता है जिसके बेसिस पर मैं चेकिंग करवा सकता हूं. समझ रहे हैं बात को आप. तो इसका मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंप्लॉय काम कर रहा है और आपको शक है कि सही से काम नहीं कर रहा तो दूसरे को आप अपॉइंट करेंगे इसकी चेकिंग करने के लिए. अब ये दूसरा मान लो इससे चेकिंग कर रहा है और दोनों ने आपस में सेटिंग कर ली तो बताओ ये पॉइंट है या नहीं है. तो जो वो दिन में लंच इकट्ठा करके बैठे करते हैं और शाम को वो गाड़ी में तेरी शिकायत कर दूंगा आज, तो पॉसिबल होगा ऐसा? वहां पे कभी भी फेयर नहीं हो पाएगा. इसीलिए बाहर से अपॉइंट किया जाएगा चेक करने के लिए कि भाई ये काम लोग ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. और ये काम इंटरनल ऑडिट जो है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इन तरह से हो सकता है. लेकिन कई बार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट को हमें चेक करवाना चाहिए. तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, अगर आपकी टर्नओवर, सेल्स 1 करोड़ से ऊपर है तो इन दैट केस आपके ऊपर कंपलसरी ऑडिट होगा, जिसका अपॉइंटमेंट कुछ जगह पर गवर्नमेंट भी करती है, कुछ जगह पर आपके पास भी पावर है. तो यहां पर ऑडिट करना जो 1 साल में एक बार हो रहा है उसे बोलते हैं स्टैट ऑडिट, या फिर एक्चुअली में क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट. बात समझ में आती है? तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं. और ये देखो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है. तो जिस एक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करना पड़ता है. अगर आप कंपनी है तो कंपनी का कंपलसरी ऑडिट पक्का हो गया है कि अगर कंपनी बनाई है तो ऑडिट होगा ही होगा. ये सब चीजें यहाँ पे हो गई हैं. उसके अलावा अगला कौन सा आ गया बेटा, इंटरनल ऑडिट. और क्या है आपके पास, टैक्सेशन. उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं. तो ये सब चीजें जो आती हैं हमारे उसके अंदर आती हैं. या फिर उसके अलावा कोई भी अदर सर्विसेज हैं, सेक्टोरियल वर्क है, कोई शेयर रजिस्ट्रेशन कराना है. आप सबने सुने थे वो ना, सर ने लॉ में बताए होंगे, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जीएसटी नंबर लेना होता है, किसी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है. तो ये सारे काम कौन कर रहा है, सीए कर रहा है. अच्छा, कुछ लोग कम पैसे लेके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर वे में कौन कर पाएगा, सीए कर पाएगा, वो उनके पास नहीं होगा. और अगर वो कर भी देते हैं तो उन्होंने फाइनली साइन आके किससे करवाने हैं, सीए से करवाने हैं. तो इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपको जानना. ठीक है जी. सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या है इंडस्ट्री में, ये बताया गया है. ये सब चीजें आपको सिर्फ रीडिंग पर्पज से हैं और कुछ नहीं है. इनके अंदर से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन बस आपको पता हो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पास्ट ट्रेंड ऐसा रहा है आईसीआई का. देखो ट्रू फॉल्स तो करने ही करने हैं हर चैप्टर के, लेकिन
ये चीज, इनका थ्योरी वाला पार्ट भी कहां से बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए पढ़ो कौन कौन से लिखे हैं, देखो डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। और ये सब फील्ड वाला पॉइंट जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ टाइम पहले शायद एग्जाम में आया भी था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था किसी क्वेश्चन के साथ, या तो लास्ट अटेम्प्ट में ही आया था या उससे पहले आया था, लेकिन आया था। तो ऐसी कोई भी चीज, ये देखो ये रही, कितने मार्क्स में आया था, वो पांचों के बारे में बताना है बस। और जरूरी नहीं है कि एक्सप्लेन भी करना हो खास, सिर्फ पूछा है, ये लिखा है एक्सप्लेन देम, सिर्फ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग लिख के थोड़ा बहुत उनके बारे में बता दिया, बात खत्म हो गई। इतना करना है आपने। तो थ्योरी वाला पार्ट कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, बट जितना आप पढ़ के जाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा। आप देखो सच सिंपल सी बात है, आप वो सारा पार्ट याद नहीं कर सकते, आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, आप उसको लिख पाएंगे, बट लिख तभी पाएंगे जब आपने उसे पढ़ा होगा। अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर समझ जाइए कि वो चीज पॉसिबल है ही नहीं आपके लिए। आई बात समझ में यहाँ तक की? तो ये जो क्वेश्चन यहां पर कवर हो रहे हैं वही वाले पार्ट है। व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी, लिमिटेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें। तो इन्हीं के अंदर से कोई एक आधा क्वेश्चन फिर से एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद आपका अगला क्या आता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हो गया। अगला क्या आपके पास, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं, देखना नाम से एक बारी। सबसे पहला क्या है, एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक और नाम होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि हमें क्या सिखाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, मनी मेजरमेंट, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं अगर वो मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं तो वो बुक्स में रिकॉर्ड हो पाएंगे, वरना रिकॉर्ड। थर्ड पॉइंट में क्या है आपके पास, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या सीखते थे हम, नहीं कोई कंसर्न नहीं था ये, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। हम जब अपनी अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो कब करें पहली बार, मान लीजिए किसी ने बिजनेस अभी स्टार्ट किया, आज है 4 मई, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया आज, वो अपनी अकाउंटिंग कब करेगा पहली बार, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर ही क्यों बोला आपने, ये बोलो ना 10 साल में एक बार कर लेंगे कभी, या फिर जब मरने लगेंगे तब कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा किया तो जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए यूजर्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आपको अपनी अकाउंटिंग जो है एक पीरियड डिसाइड कर कर, मोस्टली हम किस पे करते हैं, ईयरली बेसिस पर, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर वो डिसाइड करना होता है। फोर्थ पढ़िए क्या लिखा है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंसेस किस पे बेसिस पे रिकॉर्ड करें, पैसा जाने के बाद या पैसा खर्च होने के बाद। एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, मैं बिजली का मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, तो इसका खर्चा कब रिकॉर्ड होना चाहिए, जब ये पे होगा या जब ये इनकर्ड होगा। तो बेसिकली आप खर्चों को अपने पास अक्रूवल बेसिस पर, अपनी इनकम को ड्यू बेसिस पर, अर्न बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उनके पैसे के आने का या फिर जाने का वेट करते हैं। अगर मैंने कोई खर्चा किया बट अभी तक मैंने पे नहीं किया तो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन उसके लिए हम एक और नाम रिकॉर्ड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब पे करते हैं तो लायबिलिटी पे करके दिखाते हैं, खर्चा तो ड्यू हो गया ना पहले कम से कम आपके पास, तो इसलिए वो पॉइंट आपका अक्रूवल में कवर होता है। अगला पढ़िए क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब एक्सपेंस और रिवेन्यू सेम ईयर के सेम ईयर में ही दिखाए जाएं। एग्जांपल के लिए मैंने इस साल गुड्स खरीदे 1 लाख के, 70,000 के गुड्स मैंने बेच भी दिए 1,20,000 में। परचेज कितने किए थे, अब ध्यान से देखना, परचेज किया मैंने कितना 1 लाख, सेल मैंने किया 1,20,000, लेकिन 1,20 में कितने वाला किया, 70 वाला। अब बताओ मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है इस पोजीशन में, क्या कमी है आपके हिसाब से।
30,000 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि वो इस साल का खर्चा है ही नहीं। वो खर्चा कब का होगा? अगले साल जब वो सामान बिकेगा। और अगर मैं बोलूं जी अगले साल 30,000 में 30,000 का सामान 50 का बिक गया, तो अगले साल अगर मैं सिर्फ सेल दिखाऊं 50,000, तो क्या लगता है ठीक हो रहा है? क्या कमी है भाई? एक तो आपने 1/20 की सेल के अगेंस्ट कितना खर्चा दिखा दिया, जो कि गलत है, और अगली बार 50 की सेल के अगेंस्ट खर्चा दिखाया ही नहीं, जबकि होना क्या चाहिए था? यहां क्लोजिंग स्टॉक आता, अपने आप ही खर्चा 70 बन जाता, और ये अगली बार चला जाता यहां पे 2 ओपनिंग स्टॉक, और ये खर्चा अगले साल में नजर आता। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप बोल सकते हैं जी मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ। लेकिन जब पहले वाला बोल रहा था तब मैचिंग कहां हो रहा था? मैचिंग का मतलब है जिस साल का खर्चा है उसी साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। आई बात समझ में? उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के बारे में क्या लगता है आपको, क्या होता था गोइंग कंसर्न? बिजनेस को कब बंद करना चाहते हो आप? कभी भी नहीं। बिजनेस को हम हमेशा चाहते हैं हमेशा चलता रहे। और गोइंग कंसर्न ने हमें सिखाया था कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस में डिफरेंस करना भी, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में होगा खर्चा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, और अगर छोटा खर्चा होगा शॉर्ट टर्म होगा तो रेवेन्यू बनेगा। लेकिन अगर मान लो गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल ही ना हो तो? गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? बिजनेस हम शॉर्ट टर्म में बंद कर देंगे, जब बिजनेस ही शॉर्ट टर्म में बंद हो जाएगा तो कोई खर्चा लॉन्ग टर्म हो पाएगा? तो इसका मतलब जब गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है तो सारे खर्चे रेवेन्यू होते हैं, और अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो फिर खर्चे आपके दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक, बताइए कोई दिक्कत? उसके अलावा अगला हेड किस चीज का है? जब भी कोई एसेट खरीदते हो उसे हमेशा कौन सी वैल्यू पे दिखाना होता है? कॉस्ट के बेसिस पर। अगर एक साल यूज कर लिया तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो उसे कौन सी वैल्यू पे दिखाओगे? कॉस्ट पे या डेप्रिसिएशन लेस करके? डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे उसे हम? बुक वैल्यू। अगला पॉइंट क्या है आपके पास? अगर आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो आप अपने पास अपने एसेट और लायबिलिटीज को किस पे दिखाते हो? रियलाइजेबल या पेबल वैल्यू के ऊपर। किस पे? रियलाइजेबल या फिर पेबल वैल्यू के ऊपर। अगला एस्पेक्ट क्या है आपके पास? डुअल एस्पेक्ट का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होने जरूरी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ये चीज सिखाई थी कि डुअल एस्पेक्ट पे फॉलो करना है हमेशा। और चेक करिए कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स का एक और नाम बताना? प्रूडेंस। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बिफोर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इनकम। फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए पहले तैयार रहिए। इनकम भले ही बाद में रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग हमेशा होना चाहिए। हमने इसके रिगार्डिंग एक ज्यादा स्टार्टिंग में शर्त भी लगाई थी आपके साथ, ज्यादा शर्त या भूल गए? प्रूडेंस का एग्जांपल देते हुए मैंने आपको बताया था, ये डिस्कशन हुआ था जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, वहां पर हमने स्टॉक की वैल्यूएशन सीखी थी। स्टॉक के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग स्टॉक कौन से प्राइस से वैल्यू होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देख सकते हैं कि आप पुराना वाला भूल चुके हैं, पुराना वाला याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और आपके लिए स्टॉक के लिए बताया था कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज। ये बात तो याद होनी चाहिए, तो हमेशा के लिए याद होनी चाहिए कि हमेशा स्टॉक किस वैल्यू होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। आ रही है बात समझ में वाली? तो अपना कंजर्वेटिव हमेशा हमें फ्यूचर में होने वाले नुकसान पहले रेडी करेगा, इनकम के लिए बाद में रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम तब तक मत रिकॉर्ड करो जब तक सर्टेनिटी ना आ जाए। ऐसे ही एक और पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंसी। ये भी डिस्कस हुआ था डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, जब मैंने आपको कहा था चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करना है तो हमें कंसिस्टेंसी असम्पशन को तोड़ना पड़ता था। कंसिस्टेंसी क्या बोलता था कि हर मेथड, प्रिंसिपल, रूल क्या करिए? फॉलो करिए कंसिस्टेंटली। चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज करने के लिए अगर तीन में से कोई एक बात फुलफिल हो जाए तो चेंज अलाउड था। वो बातें क्या क्या थी? पहली बात, चेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, चेंज इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और थर्ड, चेंज वुड रिजल्ट इनटू मोर मीनिंगफुल एंड बेटर प्रेजेंटेशन। अगर ऐसा कोई चेंज है जो आपके अकाउंट्स को बेटर बना देगा तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज करना अलाउड नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट क्या है आपके लिए? इस मेडिलिटी को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
ये वाली शीट जो मैं लिख रहा हूं थोड़ी बहुत, ये मैं आपको डाल दूंगा बाद में ग्रुप में, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना। एक बिजनेस में, कंपनी में एक एम्प्लॉय को चाय पिलाने का खर्चा कैसा होगा आपके हिसाब से? बहुत बड़ा या बहुत छोटा? पेटी एक्सपेंसेस। लेट्स से एक एम्प्लॉय, लीजिए देखिए ध्यान दीजिए, एक एम्प्लॉय दिन में 2 बार चाय पी रहा है, 10 रुपए की एक चाय है, 10 + 10 कितना हो गया जी? 20। और 30 डेज पी रहा है तो, और पूरे साल में पी रहा है तो 7,200 चाय पी रहा है वो पूरे साल में मिलाकर मैक्सिमम। लेकिन अगर इस कंपनी में 2,000 एम्प्लॉय हैं तो 20 रुपए की रोज पी रहे हैं तो, और 12 महीने पी रहे हैं तो 20 इंटू हो गया, 30 से नहीं किया ना हमने पहले मल्टीप्लाई, इंटू 30 डेज पी रहे हैं तो 12 लाख, और 12 महीने पी रहे हैं तो अब सोचो। अभी 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 थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे पेटी एक्सपेंस, अब बोलो पेटी एक्सपेंस। समझ में आ रहा है पॉइंट अब ये? बट आपको पता है ये अभी भी पेटी एक्सपेंस ही है। जो 2,000 एम्प्लॉय में काम कर रही है उसका टर्नओवर 50,000 करोड़ का है, उसके लिए चिल्लड़ी है ये। इसका मतलब जब तक अमाउंट और नेचर डिसाइड ना हो जाए, हमें एक्सपेंस को मटेरियल मानना है नहीं मानना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 5 रुपए गुम जाएं, सुजल बाहर निकला उसके 5 रुपए गिर गए, वो घर तक रोता होता गया, कह रहा बड़े इंपॉर्टेंट थे, 5 रुपए चोरी हो गए, गिर गए, नुकसान हो गया, है या नहीं है? है ना? बट पंकज बड़ा आदमी है, वो कह रहा 5-50 बार गिर जाए क्या फर्क पड़ता है, बहुत कमा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए, किसी के लिए कोई खर्चा बहुत बड़ा हो सकता है और किसी के लिए कोई खर्चा बहुत छोटा हो सकता है। बात समझ में आ रही है वाली? तो हमारे लिए मेटिलिटी लेवल इसी तरह के बेसिस पे डिपेंड करता है। और हर कंपनी, प्लीज हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपना मेटिलिटी लेवल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के बेसिस पे डिसाइड करती है। अकाउंटिंग पॉलिसी जब कोई अपनी कंपनी बना रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन बना रही होती है, तो वो हमेशा मेटिलिटी लेवल रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2009 में अपनी सीए फर्म से ऑडिट पर गया चेन्नई। चेन्नई में 2 ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट वेंचर था, एनटीपीसी, फुल फॉर्म सुना है एनटीपीसी का? क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी। एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस टीएनईबी, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये दोनों मिलकर तमिलनाडु के लिए पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। हमारे पास, हमारी फर्म के पास इनका क्या था? इंटरनल ऑडिट था। तो हम ऑडिट करने के लिए वहां गए थे और मुझे वहां पर एक खर्चा मिला 4,000 रुपए का। किस चीज का खर्चा था जी? बर्तन, यूटेंसिल्स। इनकी 2 बिजनेस जगह थी, एक तो जहां पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, जहां एक तरह से कह लीजिए फैक्ट्री थी, और दूसरा इनका ऑफिस, जहां सारा का सारा स्टाफ और सीए जो हम लोग बैठे वो भी वहीं बैठे थे। और इस ऑफिस के स्टाफ के लिए क्या था? एक किचन। किचन के लिए क्या आए थे? बर्तन। कितने के बर्तन आए थे? जो बर्तन यूज हो रहे हैं किसके लिए? ऑफिस स्टाफ को खाना खिलाने के लिए, सुबह दोपहर शाम, चाय वाय जो भी कह लीजिए एक तरह से। अब ये 4,000 रुपया खर्चा एक्सपेंस है या एसेट है? सोचिए। अब इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इस खर्चे की लाइफ क्या है। क्या लगता है बर्तनों की लाइफ क्या होती है? अगर कांच का बर्तन है तो 1 साल भी मुश्किल से हो, अभी गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। स्टील के हैं तो अब सोचो आपके घर में आपकी वो छोटी चम्मच फेवरेट वाली,
वहीं पड़ी है अंदर, और कितने सालों से वहीं पर है। आपको जो शक्ल भी याद है चम्मच की, ये तो हमारे घर की चम्मच है, किसी और की आती तो पहचान लेते हो आप, मम्मी किस चम्मच किसकी आ गई ये वाली। तो ये ऐसा होता है, और ये सबके घर में ऐसा है। तो स्टील के बर्तन की लाइफ ज्यादा है, और वहां पर मोस्टली बर्तन जो आए थे वो स्टील के बर्तन थे। तो मेरा कंसर्न ये था कि भाई इन एसेट की लाइफ तो 1 साल से, या इस खर्चे की लाइफ तो 1 साल से एसेट मानो। उन्होंने एसेट ना मानकर उसे एक्सपेंसेस दिखा रखा था, और कहां चार्ज कर रखा था। मैंने उन्हें पूछा कि जी ये खर्चा तो एसेट बनता है, आप इसे एक्सपेंस क्यों दिखा रहे हो। उन्होंने एक सिंपल सा वर्ड बोला कि हमारा 5,000 से नीचे का कोई भी खर्चा कैपिटलाइज करते ही नहीं है। मैं क्यों नहीं कैपिटलाइज करते सर? अभी हमारी बैलेंस शीट जिसमें कोई फैक्ट्री में कोई काम शुरू नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है अभी तक, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उस वक्त पर हमारी बैलेंस शीट की वर्थ है 3,000 करोड़ रुपए। और सिर्फ इनकम के नाम पे एक इनकम आती है क्या, जो ये पैसा है ना 3,000 करोड़, ये हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, उस लोन का पैसा हमने बैंक में एफडी भी करा रखा है टेम्परेरी बेसिस पर। तो जो ये पैसा आपके पास आ रहा है ना 11 लाख रुपए, सिर्फ एफडी की इंटरेस्ट इनकम है और कोई इनकम नहीं है। और बैलेंस शीट इसके बावजूद भी 3,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। अब आप सोचो 3,000 करोड़ और 4,000 रुपए, सोचो डिवाइड करके देखो, 4,000 डिवाइडेड बाय, ये है 3,000 करोड़ रुपए। मेरे से 0.0001% भी नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब मेटिलिटी लेवल, उन्होंने बोला जी 4,000 रुपए हमने अपने पास डिसाइड कर रखा है कि हम 5,000 से नीचे की आइटम को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हमारा मेटिलिटी लेवल है ये। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसका मतलब हर किसी के लिए खर्चा अलग अलग हो सकता है। अच्छा हम बोले कि हमारे लिए 5,000 खर्चा है तो बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा है। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्टर का ही वो चेंज हुआ, लेंस चेंज हुआ, लैंप चेंज हुआ, इसका वही 5,000 कुछ का आया, क्या वो हमें एसेट दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? हम कहते हैं जी एक फैन लगवा दिया 2,000 रुपए का, क्या वो एसेट है या नहीं है? हमारा मेटिलिटी लेवल 3,000 करोड़ का नहीं है, हमारे लिए तो ये 2,000 का खर्चा एक एसेट ही माना जाना चाहिए। आ रही बात समझ में वाली? तो ये सारी चीजें जो हैं आपका मेटिलिटी लेवल डिसाइड कर रही हैं, और आपका अपना अलग अलग हो सकता है। वहां एक पॉइंट और मिला मुझे, वो ना मार्च का रेंट था 80,000 रुपए का, अप्रैल में पे कर रहे थे। मार्च का रेंट अप्रैल में पे कर रहे थे, खर्चा कब का हुआ? मार्च का। पेमेंट कब हुई? अप्रैल में। तो मुझे पेमेंट मिली अप्रैल के अंदर और खर्चा भी मिला अप्रैल के अंदर। मैंने कहा ये कैसे किया आपने? खर्चा तो मार्च का है, तो इसका आउटस्टैंडिंग बुक होना चाहिए था मार्च के अंदर। आप एंट्री डाल देते रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। मार्च में कोई एंट्री नहीं, अप्रैल में एंट्री आ रही है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए की। मैंने कहा ये तो आपने गलत कर दिया, आपने दो प्रिंसिपल खराब कर दिए यहां पर। तो एक तो आपका प्रूडेंस का क्या नाम है, आपका अक्रूवल खराब हो गया। अक्रूवल क्यों? क्योंकि खर्चा अक्रू तो मार्च में हुआ था, और आप कहां दिखा रहे हो इसे? और आप दूसरा एक गलती कर रहे हो, तो ये प्रायर पीरियड आइटम भी हो जाएगा हमारे लिए, गलत खर्चा है यहां पर इस साल का। तूने बोला सर फिर से वही बात है, हमारे लिए मेटिलिटी लेवल का मैटर करता है। मैंने कहा तो 5,000 था ना? कह रहा सर 5,000 तो एसेट के लिए था, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का 1 लाख रुपए है। तो मैंने पहले पढ़े उनके सारे मेटिलिटी लेवल पढ़े कि भाई क्या क्या उन्होंने लेवल फिक्स कर रखे हैं। तो वो मेटिलिटी लेवल था 1 लाख रुपए का, कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में वाली? तो इसका मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है, और हम उसी के बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। हमारे लिए एग्जाम में क्या होगा, इन सारे नोट्स में से, इन सारे पॉइंट में से कोई 2 पूछे जाएंगे। वो मेटिलिटी हो सकता है, वो प्रूडेंस हो सकता है, गोइंग कंसर्न हो सकता है। बट आप इन सबको याद थोड़ी करोगे, आपने इन सबको समझना है।
और जब एग्जाम में आए तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कोई एग्जाम्पल याद आ जाए अच्छा सा तो एग्जाम्पल जोड़ देना साथ में, अदरवाइज ये पॉइंट 2-2 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करने वाले ही आते हैं। तो अब इसके अंदर से जो मैंने आपको बताया है यही वाला पार्ट इसमें कंप्लीट करके आपको रखना है, इसका ट्रू फॉल्स वगैरह। और इसके अंदर बता दूं मैं आपको, ये देखिए इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इन्होंने कौन से रखे हुए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से आता है एग्जाम में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन किसके ऊपर, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। कौन कौन सी होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अभी मैं दिखाऊंगा ऊपर जाकर इसे। उसके अलावा और क्या पूछा हुआ है, पीरियोडिसिटी, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हम अभी देख रहे थे, उसके अलावा मनी मेजरमेंट और मैचिंग, गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कंसेप्ट्स, ये सब चीजें। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस करी। उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तीनों चीजें हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको वैसे नहीं पढ़वाया, दिखा देता हूं एक बारी में। ये रही देखिए, पेज नंबर निकालो 1.49। 1.49 निकाला सबने, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। ध्यान देना तीनों बातें आपकी जानी पहचानी है। कौन कौन सी हैं, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ट्रू फॉल्स बन जाता है इसके ऊपर। अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो क्या लगता है वो कब बंद करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अच्छा आप उसका बिजनेस देखो तो क्या सोचते हो कब बंद करेगा, नहीं आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, लॉस के बारे में। तब भी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलाएगा, बंद नहीं करेगा। सेम बाकी असम्पशंस के लिए भी है, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अगर हम कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अपनी अकाउंटिंग में ये असम्पशन लेते हैं कि ये तीन बातें एप्लीकेबल होंगी, गोइंग कंसर्न की, कंसिस्टेंसी की और अक्रूवल की। और ये तीनों बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बातें आपको किसी को जाकर बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाला यही मानेगा कि आप ये फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज फॉलो नहीं करते हैं फिर आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये बोलूं जी मैं अपना बिजनेस अगले 6 महीने बाद बंद करने वाला हूं, लेकिन आप तो मेरे बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे होगे कि मैं बंद करने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन गलत जा रही है। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जी मेरा बिजनेस का अब क्या है, 6 महीने का लाइफ है, मैं इसके आगे कुछ और काम करने वाला हूं। बात समझ में आई वाली। तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न असम्पशन फंडामेंटल्स असम्पशंस का पार्ट है, कंसिस्टेंसी भी और अक्रूवल भी। इन तीनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए, इफ नथिंग हैज बीन रिटन अबाउट द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इट इज अज्यूम्ड दैट they have already been followed in preparation of financial statement. However, if any of the above mentioned fundamental accounting assumptions is not followed, then facts should be specifically disclosed. फिर आपको बताना पड़ेगा। आई बात समझ में वाली। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए वहां पर ताकि आप भूले ना इसे पढ़ते वक्त। और मैं एक और बता दूं मैं आपको बात, ये आप लोग आज के बाद अब सीधा तक कब पढ़ रहे होगे, 20 जून। उसके बाद पहले आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैं चाहता भी नहीं कि इसमें आप कुछ पढ़े, क्योंकि इसके अलावा इसे पढ़ने में 1.5-2 घंटे लगाना भी आपका एक चैप्टर कवर करा देगा जो एग्जाम में आना है। ये शायद फिर भी ना आए, ऐसा हो सकता है कि थ्योरी ना भी आए एग्जाम में। कल सीए इंटर का एग्जाम हुआ, 1 मार्क्स की थ्योरी नहीं आई, सब प्रैक्टिकल। नया वो भी पहला अटेम्प्ट था, लेंदी आया पेपर, लेकिन आपका भी पहला अटेम्प्ट है, थ्योरी आए ना आए वो अलग बात है। बट आप 20 जून जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन मॉर्निंग में आप इस पार्ट को पढ़ रहे होंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं या समझा रहा हूं। मुझे इसके अलावा और आपसे नहीं चाहिए इसके अंदर। ये 4 मार्क्स में काफी चीजें हैं और ये सारी वो बातें हैं जो कभी 11th में हमने ध्यान से नहीं पढ़ी। बस आपको अगर रीड करना हो, आपको लगे कि नहीं हमें और डिटेल में जानना है, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, वरना एग्जाम के पर्सपेक्टिव जो पार्ट मार्क्स मैं आपको करा रहा हूं, हर चैप्टर का, हर थ्योरी चैप्टर का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट यही रखना है आपने अपने पास।
इसी से आपका एग्जाम वाला पार्ट आराम से पूरा हो जाएगा, इन्हीं वाले पार्ट से ही, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी, इस चैप्टर के अंदर अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। 1.49 और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सबसे पहली कौन सी है बेटा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो क्या वो समझ में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी नाम से याद होगा, काफी रहेगा। एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन provided in financial statement is that it must be readily understandable by user। बस ये 2 लाइन में लिख दी, काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 4 मार्क्स में आएगा, 4 पॉइंट लिखने होंगे, बताना होगा बस। अगला पॉइंट पढ़ो, क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो आप मुझे क्या देंगे? ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट? ट्रेडिंग पीएनएल। और आप मुझे बार बार बैलेंस शीट देंगे तो क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है? वो क्या है? इररेलेवेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और आप मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ऑपरेटिंग में इतना पैसा आता है, इन्वेस्टिंग में इतना आता है। अरे नहीं चाहिए भाई, जो चाहिए वो मांगा है वो दो ना, रेलेवेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला पढ़ो, क्या लिखा है? ऑब्वियस सी बात है, आपके अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? अगर रिलायबल नहीं है तो मैं कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट में क्या है आपके पास? कंपेरेबिलिटी। आप 2 वर्ड सुनते थे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में किससे कंपेयर करते हो? अपने आप से, किसी और से? किसी और से। इंट्रा फर्म के अंदर किससे करते थे आप? अपने आप से। अपने प्रीवियस ईयर से कर रहे हो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आप अपने 12th के मार्क्स अपने 11th से कंपेयर करोगे तो इंट्रा फर्म। अपने 12th के मार्क्स अपने दोस्त से कंपेयर करोगे तो इंटर फर्म। पॉइंट समझ में आता है? उसके अलावा the 4 principal qualitative characteristics are understandability, relevance, reliability and comparability। वही मेन है, वो 4 आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे बेसिक हैं। मेटिलिटी होना चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये आपको जानना जरूरी है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं इसके लिए। मैंने अभी फरवरी में एक नई कार खरीदी, जिसके लिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब वो 10 लाख रुपए का लोन जो मैंने लिया है वो हायर परचेज हो गया। क्या हो गया? हायर परचेज का मतलब ये कार अभी तक मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये कार मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सोचिए, जहां से लोन लिया, क्योंकि बैंक ने मुझसे इसके खरीदने के बाद इसके पेपर मुझसे बैंक ने मांगे फोटोकॉपी की फॉर्म में। और अब अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो उनके पास फुल राइट है, वो कार को ले जा सकते हैं। मेरे पास ओनरशिप कब आएगी? जब मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मेरी इंस्टॉलमेंट 4 साल की है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट जब हो जाएंगी तो ये कार फ्री ऑफ लोन हो जाएगी। बात समझ में आती है? अच्छा, इन 4 साल कार को कौन यूज कर रहा है? क्या मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? अब लीगली मैं ऑनर हूं या नहीं हूं? लीगली नहीं हूं मैं। मेरे पास ऑनरशिप आएगी 4 साल के बाद। समझे? ये बात समझ में आई? और एसेट को प्रैक्टिकली यूज मैं ही कर रहा हूं। तो अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि अगर आप इकोनॉमिक रियलिटी देखें तो एसेट के मालिक आप ही हैं, बस ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है अभी तक, जस्ट बिकॉज आपका एक लोन चल रहा है। तो आप लीगल रियलिटी को इग्नोर करिए और जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसको फॉलो कर लीजिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपको अलाउ करता है जो इकोनॉमिक रियलिटी एक्चुअल बात है उसको यूज करने के लिए। भले ही आप एसेट के मालिक नहीं बन पाए, लेकिन आप इसके ऑनर तो हैं, बट वो पेपर शो नहीं कर रहा है, तो आप अपने पास इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट को पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा है? इफ इंफॉर्मेशन इज टू रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट दैट इट
purports to represent, it is necessary that are accounted for and in accordance with their substance and economic reality and not merely by their legal form. एग्जाम्पल के लिए एक और पॉइंट भी है. मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जिसके लिए पूरी पेमेंट दे चुका हूं, पूरी पेमेंट जा चुकी है, फिर से अभी तक रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं कराया है. बस पोजेशन भी ले लिया है, रहना भी शुरू कर दिया है, बट सिर्फ फर्क क्या है, लीगली ऑनरशिप मेरे पास नहीं आई है. तो क्या लगता है मैं एसेट का मालिक हूं, बिल्डिंग का मालिक हूं या नहीं हूं? लीगली नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी में हूं. सब्सटेंस ओवर फॉर्म अलाउ करता, दिखाओ अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ में आई? एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक एसेट है जिसको आप 4 साल में यूज करते हो और वो उसके बाद काम की नहीं रहती. 4 साल उसे यूज करते हो और उसके बाद वो काम की नहीं रहती, लेकिन लॉ कहता है कि जी इसकी लाइफ तो 10 साल होनी चाहिए, इसे 10 साल में डेप्रेशन लाके खत्म करो. लेकिन आपके पास कितने साल में खत्म हो रही है? तो 10 साल अगर करूं तो गवर्नमेंट के हिसाब से डेप्रेशन रेट बनेगा 10%, 10 साल का 10% के हिसाब से. लेकिन मेरा तो 4 साल में खत्म हो जाएगा, तो मेरा कितना डेप्रेशन होना चाहिए? 25%. अब इकोनॉमिक रियलिटी कितनी आ रही है? 25. लीगल रियलिटी कितनी आ रही है? तो कौन सा फॉलो करना चाहिए? 25. आप फॉलो कर सकते हैं. तो अकाउंट्स ने आपको ये परमिशन दे रखी है कि अगर आप कुछ भी इकोनॉमिक रियलिटी में कर रहे हैं, एक्चुअल हैपनिंग हो रहा है, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, बस आप उसको प्रूफ कर पाए जेन्युइन बेसिस पर. आई बात समझ में ये वाली? एक और बात लिखिए, क्या? न्यूट्रलिटी बड़ी, ध्यान से बड़ा क्या लिखा हुआ है, फ्री फ्रॉम बायस. क्या आप अपनी अकाउंटिंग अपने फायदे के लिए करेंगे? दुनिया यही करती है. लेकिन अकाउंटिंग तो क्या कहता है कि नहीं, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, जो चीज कर रहे हो वो जेन्युइन होनी चाहिए. लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमें लेकिन अपनी बुक्स में तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि हम ईमानदार हैं. जेन्युइन में हम कैसे हैं वो बात की बात है, लेकिन हमें बुक्स के अंदर यही बोलना पड़ेगा जी हमने अकाउंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू पे बनाए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे अकाउंट्स है, इसमें कोई कमियां नहीं है. हमने अपने फायदे के हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन. एग्जाम्पल के लिए सोचिए, वैल्यू देखना एक बार ध्यान से. P&L अकाउंट, बेटा जीपी 100, सैलरी कितनी? 20. क्या सैलरी पे करनी पड़ेगी? यस. नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? टैक्स किस पे लगेगा? 80 के ऊपर. अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन लेट्स से 30. नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? टैक्स किस पे जाएगा? 50. और डेप्शन किसको जाएगा? किसी को भी नहीं जाएगा. तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक बात बताते हैं, अगर डेप्रेशन का खर्चा बढ़ा दूं तो देना तो किसी को नहीं है. तो एक काम करता हूं ना, इसे कर देता हूं 50 और ये कर देता हूं, टैक्स बच गया. एक काम करो ना सर, 80 करके 0 कर दो, टैक्स तो बिल्कुल बच जाएगा. अब बताओ क्या ये सही हो रहा है? यहां पर तो 30 था. अच्छा, हमारे लिए ठीक ही हो रहा है, लेकिन क्या ये सही तरह से देखा जाए तो क्या ये जेन्युइन चीज हुई? होना कितना चाहिए था? 30. हो कितना रहा है? 80. तो इसका मतलब आप ट्रू एंड फेयर व्यू में काम नहीं कर रहे हैं. मोस्टली लोग करने की कोशिश करते हैं ये वाला काम, लेकिन गवर्नमेंट ने इसीलिए फिक्स कर दिया कि डेप्शन लगाना कितना है हम बताएंगे, उसके हिसाब से कर लीजिए. बात समझ में आई? फिर लोगों ने एक और तरीका ढूंढ लिया. उन्होंने बोला ठीक है, तुमने जो बोला था बता दिया, मैं एसेट नकली दिखा दूंगा, डेप्शन फिर बढ़ा दूंगा मैं. तब कर लो करना है तुम्हें क्योंकि स्मॉल लेवल्स पर पकड़ना मुश्किल काम है. तो इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू सिर्फ कहने या सुनने के लिए अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आसानी से कोई लोग फॉलो नहीं करते. और ज्यादातर आप देखते हैं जितने भी ये फ्रॉड्स पकड़े जाते हैं, अभी बीच में लास्ट ईयर अदानी के लेकर बड़ा वो था न्यूज में कि उसने अपने अकाउंट सही नहीं बना रखे, फेक दिखा रखा है वगैरह वगैरह. तो वो सब इन चीजों से निकल के आते हैं. तो वो कहते हैं जी फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, कोई किसी तरह का अपने भेदभाव ना कर रखा हो अकाउंटिंग करते वक्त. ठीक है जी. प्रूडेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फेयर, फुल एंड फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये सारी बातें, कंप्लीटनेस होनी चाहिए. तो ये सब आपके चैप्टर नंबर 2 में उस वाले पार्ट में कवर होते हैं.
और ये सारी चीजें वही है बेटा, रीडिंग वाला पार्ट है, रीडिंग वाले पार्ट में इसे कंप्लीट करना है आपने, इसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब हमारे वहां पे कवर हो चुके हैं। फोर्थ ये है आपके लिए, हाँ इसका डिफरेंस तो आप देखो, मैं खोल के दिखा देता हूँ इस चीज को। यहाँ पर आपके लिए रीडिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट में यही रहेगा, ये रहा यहाँ पर पेज नंबर 1.63 पे, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने पास, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है, या इनके पेजेस फोल्ड कर लो और आसानी रहेगी बाद में ढूंढने पे। आज घर जाके इस वाली वीडियो को जब देखोगे या बैकअप देखोगे या नोट कर रहे होगे आप, वो वाले पेजेस फोल्ड कर लेना सारे, ताकि रिवीजन टाइम पे वही वाला पेज खुले और टेंशन फ्री रहो आप। इसके हाँ इसके ये पक्के हैं कि इसके अंदर से ट्रू फॉल्स जरूर आता है, इसके ट्रू फॉल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम्पल के लिए बेटा फिफ्थ पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट आप बताइए ट्रू है फॉल्स होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, सब पे कोई लीगल फीस जा रही है, तो क्या वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कोई भी खर्चा एसेट खरीदते वक्त होगा था तो क्या करते थे, उसे कैपिटलाइज। तो इसके ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। जी उसके अलावा प्लीज यहां देखिए, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज हमने पढ़ा हुआ है, याद है कहां पढ़ा था? बताओ बताओ कहां पढ़ा था, जल्दी बताओ। हाँ क्या बोला? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे ना, तो बैलेंस शीट के नीचे मैंने आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी का फुट नोट में लिखवाया था और एग्जाम्पल भी करवाए थे उस वक्त पर। गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, डिस्प्यूटेड क्लेम्स, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर, ये सारे पॉइंट किस में आए थे? कंटिंजेंट लायबिलिटीज में आए थे। एक ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना हमारे हाथ में है या नहीं है, किसी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है। पॉइंट समझ में आया? बट उन सारे केसेस में आपके पैसा जाने की बात होती है। सोच समझ के जवाब देना। मान लीजिए आपने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली, तो क्या लगता है लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी? चांसेस हैं शायद लग जाए, शायद। तो अब इसमें अगर लॉटरी लगी या ना लगी, तो इसमें पैसा आने की बात होनी, जाने की बात होनी है? आने की, यानी कि कंटिंजेंट गेन, जिसका होना या ना होना आपके नहीं किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज को तो हम फिर भी नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, कंटिंजेंट एसेट्स को हम कहीं नहीं दिखाते। नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए कोई डिस्क्लोजर उसका। तो कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेकर लायबिलिटीज वाला हमने पार्ट पूरा किया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये एग्जाम में आ सकता है। और इसको पूरा पढ़ लीजिए एक बारी, ये कोई एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार एग्जाम में पहले आया हुआ है, एक बार उसके अंदर चेक करो, पूरा पढ़ लो। कोई पॉइंट समझ ना आए तो पूछ लीजिए। आप प्रोविजन भी जानते हैं और आप कंटिंजेंट लायबिलिटी भी जानते हैं।
हाँ जी, पढ़ लिया बेटा पूरा। अब प्रोविजन क्या था? प्रोविजन था जी, आपको लगता है कि एक खर्चा या कोई एक्सपेंस या कोई लॉस हो सकता है, बट उसका अमाउंट नहीं पता था, तो आपने उसको क्या बनाना शुरू किया? प्रोविजन। प्रोविजन आपके लिए एक चार्ज की तरह है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के हेड में शो होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वही अनसर्टेन है, कंफर्म ही नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा, नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो ये इन दोनों के डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स हैं आपके लिए। तो इन वाले पॉइंट्स को लेकर मेरे को उम्मीद रहेगी कि इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। जितने भी डिफरेंस बिटवीन है ना, वो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में कवर होंगे। जितने भी मैं बता रहा हूं आपको, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के अंदर आते रहे हैं पहले। तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। यहां तक क्लियर है? तो ये वाला पार्ट ओवर हो जाएगा और अपने पास नेक्स्ट आ जाइए, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है मैं आपको लिखवा दूं अलग से। अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहा था। जब हम सीए इंटर में पहुंचते हैं ना, इंटर के अंदर पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी के बारे में बात करता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है देखिए एक बार प्लीज ध्यान से। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स। ध्यान देना प्लीज यहां बेटा, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था, बताया मैंने आपको, स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस पे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मैं आपको तब भी बोल रहा था, किसने बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट था वो? प्रूडेंस। प्रूडेंस ने सिखाया कि स्टॉक का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन कॉस्ट को निकालने के लिए मेथड कौन सा लगेगा? कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा कैसे? उसके लिए मेथड क्या थे? फीफो या फिर वेटेड एवरेज। और जब मैं इन दोनों को मिला दूं तो बन जाती है मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी। इन्वेंट्री को वैल्यू करने की पॉलिसी। अच्छा, कोई फीफो लगा रहा होगा, कोई वेटेड एवरेज। तो मेथड अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हर किसी के लिए सेम चीज एप्लीकेबल करना आसान नहीं है। ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप एसेट के ऊपर क्या लगाते हो? डेप्रिसिएशन। मेथड कौन कौन से थे? एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, मशीन आर, याद है आपको? प्रोडक्शन यूनिट, ऐसे बहुत सारे मेथड्स थे। तो इसीलिए एक मेथड नहीं है। एक चीज करने से दिक्कतें आ सकती हैं, किसी का यूसेज अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये वाली, जिसके बेसिस पर आप अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखिए। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे होगा? सिलेक्शन बेटा क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपने? प्रूडेंस का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का और मेटिलिटी का। मैं तीनों के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं आज। पढ़िए, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या? पढ़ो। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है पॉइंट ये वाला? और उसके अलावा ये एग्जांपल के लिखा भी हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन अभी आपको नहीं आता है, लेकिन होता वो भी ऐसे ही है। इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती होंगी आपके हिसाब से? करंट और नॉन करंट। करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस और एनआरवी नहीं, फेयर वैल्यू। एनआरवी वर्ड चलता है स्टॉक के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ड चलता है फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। और जो परमानेंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, नॉन करंट होती हैं, उनका वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से?
तो ये आपका हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पार्ट। और जब अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना होता है तो दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, प्राइमरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएंगे वो हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि चेन्नई के अंदर उस कंपनी ने बोला कि हमारा खर्चा 5,000 से नीचे का खर्चा कैपिटलाइज नहीं हो सकता, जेन्युइन लगा। लेकिन अगर वो मुझे बोलते कि ये 50 करोड़ से खर्चा नीचे का कैपिटलाइज नहीं करते, तो क्या फिर सही लगता? 50 करोड़ तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो 50 करोड़ का खर्चा बोल रहा है तो उसको प्रूफ तो कर भाई कि 50 करोड़ कैसे बोल दिया तूने इस बात को। अगर वो प्रूफ कर पाया तो उसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है सेकेंडरी कंसिडरेशन, जिसमें तीन बातें आती हैं जो ऊपर लिखी थी अभी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस और मेटीरियलिटी। ये तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो, चेंज करने के लिए कौन बोल रहा है? इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट, मतलब लॉ, या फिर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तभी चेंज कर सकते हैं, वरना आप चेंज नहीं करते। बट चेंज करने से क्या लगता है, कुछ प्रॉफिट लॉस से फर्क पड़ेगा? सोचो, प्रॉफिट लॉस से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एग्जाम्पल के लिए, मैं अपना इन्वेंट्री स्टॉक अभी तक फीफो से कैलकुलेट कर रहा था, अब मैं वेटेड एवरेज चला गया, मेरा स्टॉक का अमाउंट बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा तो प्रॉफिट ही बदलेगा। अगर प्रॉफिट बदलेगा तो कितने से बदला ये बताना पड़ेगा। कितने से मेरा प्रॉफिट बदल गया ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। और अगर बदल रहा है पर मैं निकाल नहीं पा रहा तो मुझे इसका रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों निकाल नहीं पा रहा। क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी है या नहीं है? है तो क्यों नहीं निकाल पाया, क्या रीजन थे, मुझे रीजन बताने पड़ेंगे। तो आपको कभी भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो उसके चेंज का रीजन देना पड़ेगा, रीजन के साथ साथ उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बताना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं बता पा रहे तो क्या रीजन है, क्यों नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं मिल पाया आपको सारा काम, इसलिए आपको वो बताना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आते हैं। और थियोरेटिकली जहां जहां पर थियोरेटिकल पार्ट है ना बेटा, यही मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी चैप्टर आप उठा रहे होगे ना, उसके पढ़ने के बाद उसके लास्ट के थियोरेटिकल क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया ना। आपके लिए अगर एग्जाम से क्वेश्चन बना डिट्टो सही से बनेगा। एक बार क्वेश्चन बता क्या आया, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको सीधा। क्वेश्चन आया ये, फर्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक सब्सिडरी बुक्स है या प्रिंसिपल बुक? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? आपके पास ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है जर्नल, प्रिंसिपल बुक आपके पास यहां चली जाती है कौन सी वाली, इस तरह से करके सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से पूछे जा रहे थे। तो ये तीन तो आपने पढ़ने ही पढ़ने, इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ने ही पढ़ने हर हाल में। तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि आपका टाइम कम लगे और सारा काम हो जाए तो यही वाला काम सबसे बेस्ट रहेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बाद अगला क्या है, मेजरमेंट। 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल हैं, 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस प्राइस पे आप उसे लेकर आए, हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके अलावा आपके पास होता है करंट कॉस्ट, आज वो चीज कितने की मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मैंने 3 साल पहले ये फोन 35,000 का लिया, आज कितने का मिलेगा?
इस सिचुएशन में नया फोन वही वाला, अब पहली बात तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो मॉडल बंद हो गया। लेकिन अगर किसी का स्टॉक में पड़ा हो तो क्या 35 का ही मिलेगा? वो कहेगा सर ले जाओ 5-7 हजार जो ले देना दे जाओ, खत्म करो बात को। करंट कॉस्ट। अच्छा मैं इसे आज बेचने जाऊं, इस वाले फोन को बेचने जाऊं, रियलाइजेबल वैल्यू 2000, 5000, 7000, 10,000 जो मिलेगा वो रियलाइजेबल वैल्यू है। और फोर्थ वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। अगर इस फोन की आज वैल्यूएशन निकालनी हो तो क्या तरीका होना चाहिए? वो तो बुक वैल्यू आएगी हमेशा, बट वो कभी भी इसकी मार्केट वैल्यू नहीं बन पाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू अगर ये बिक जाए किस तरह से, बट ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम है लाइट से जो बिक भी नहीं रहा, ये ऐसा है जो मार्केट में सेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं निकाल पाएंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं उसको, डिस्काउंट वैल्यू नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इससे अगले 3 साल में हर साल 5,000 का बेनिफिट हो सकता है। कितने का बेनिफिट हो सकता है? तो देखो 1 साल के बाद 5 मिलेगा, 2 साल के बाद 5 मिलेगा, 3 साल के बाद 5 मिलेगा। हमने गुडविल में भी सीखा था प्रेजेंट वैल्यू। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर एन्युटी मेथड आया था एक, और मैंने आपको कहा था कि भाई 1 साल के बाद के 5 की वैल्यू आज क्या है, 2 साल बाद वाले 5 की वैल्यू आज क्या है, और 3 साल बाद वाले 5 की वैल्यू आज क्या है, वो निकाल के लाना। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? तो 4 वैल्यू निकल के आई। कौन कौन सी? सबसे पहली हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो जिस पे आपने परचेज किया। दूसरा करंट कॉस्ट, आज कितने का मिलेगा। तीसरा आज बेचोगे तो रियलाइजेबल वैल्यू। एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट वैल्यू। अगर आज से इसके बेनिफिट देखे जाएं तो इन बेनिफिट की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आती बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? तो ये चारों कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपके पास हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल में। कौन कौन से देख लीजिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये रहा, यहां पर है पेज नंबर 1.91 पे वैल्यूएशन प्रिंसिपल। इसके अंदर इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे अभी, वही वाले, तो एग्जाम्पल फॉर्म में बन जाएगा। इन सब से क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ ये थ्योरेटिकल ट्रू फॉल्स में इन सब में कवर हो सकता है फिर से। और लास्ट, आज तक पूछा नहीं गया है क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है इतनी, लेकिन आपको कुछ नंबर याद है और कुछ टोटल पता होना चाहिए। हमने कौन कौन से एएस के नंबर या नाम सुने हुए हैं? 26 इंटैंजिबल एसेट्स का, और एएस 4 सुना है आपने नाम? वो 10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 10। एएस 3 नाम तो बताओ, अकाउंट। इन्वेंट्री का एएस 2 है। एएस 3 था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मैंने डेप्रिसिएशन के टाइम पे नाम यूज करें ये वाले, एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट। ये 4-5 के नाम आपने सुने हुए हैं, आपसे कोई नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एएस कितने होते हैं? 29। लेकिन एप्लीकेबल कितने हैं? 27। 2 हटे हुए हैं, एक 6 और एक 8। एक 6 नहीं है और एक 8 नहीं है, दोनों रिमूव हो चुके हैं और बाकियों में जाके मर्ज हो चुके हैं। लेकिन आपको बस नंबर बताना चाहिए क्योंकि एएस को लेकर इंटर के अंदर पूरा 50 मार्क्स का सिलेबस है इस वक्त में अकाउंट्स के अंदर, जहां पे सिर्फ एएस ही पढ़ने होते हैं। तो एएस के अंदर से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, एएस है क्या? वैसे एएस का मतलब क्या होता है? ये मतलब है, एएस का मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वाओ। ये बेसिकली आपके लिए रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और दिखाने में जो हेल्प कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज हेल्प कर रही हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है?
तो अगर कुछ पढ़ना हो तो ऑब्जेक्टिव वगैरह मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो एग्जाम में इनसे कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इंटर में सारा चीजें आती हैं आपके सामने। टोटल मिलाकर एएस के नंबर वगैरह यहाँ दिए हुए हैं, टोटल कितने देखो 29 यहाँ तक है आपके लिए, तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता इसके अंदर से कुछ। उसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमारी जो बेसिक थ्योरी थी वो हम कर चुके हैं, जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं, लेजर्स को लेकर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो कर लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस को लेकर करना हो कर लीजिएगा, सब्सिडरी बुक्स हम पहले ही कर चुके थे, कैश बुक भी हो चुकी थी, और परचेज सेल्स बुक वाली सारी कर चुके हैं ना, परचेज सब्सिडी बुक वाली सारी हो गई थी हमारी, रेक्टिफिकेशन हमारा हो चुका है। इनके अंदर से थ्योरी क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहीं से बनेगा, अलग से कोई और थ्योरी क्वेश्चन नहीं करना है इनका। जीएसटी वाला पार्ट हमने आपके साथ फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे कर लिया था, जीएसटी तब हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन जीएसटी से जर्नल एंट्री से बन सकता है अगर बनेगा तो वहां पर। हाँ, एक चीज थी जो उस दिन एमटीपी में निकल के आई थी और वो मैंने जर्नल में बुक में रखा हुआ है लेकिन आपको कराया नहीं हुआ था, ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। इसमें से निकले ना निकले बात की बात है, लेकिन समझ लीजिए पॉइंट को बेटा। 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, बातें नहीं। टोटल मिलाकर 5 चीजें हैं आपके अकाउंट्स में, क्या क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, ये भी नेक्स्ट ईयर जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, बट इन दोनों को साथ लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम एक्सपेंस। से क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं जो एक साल से अगले साल में जाती हैं, और जब ये जाती हैं तो इनको हमें रिकॉर्ड भी करना होता है। तो 31 मार्च के दिन जब इन्हें जा रही होंगी तो कौन सी एंट्री पास करेंगे? क्लोजिंग एंट्री। और जब ये अगले दिन बनेंगी तो फर्स्ट डे के लिए दोबारा कौन सी एंट्री पास होगी? ओपनिंग एंट्री। अब बताओ मुझे एक बात, सोच समझ जवाब देना। एसेट इस साल से अगले साल जा रहे हैं, तो इस साल में बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो एसेट को क्या करोगे? क्रेडिट। क्या लिखोगे एंट्री में? टू एसेट्स। और लायबिलिटी और कैपिटल को डेबिट। और वही ये कौन सी डेट पे एंट्री होगी? 31 मार्च। और 1 अप्रैल को यही एंट्री क्या बन रही होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। वही नेक्स्ट में आता है आपके सामने। तो ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, यही वाला पार्ट आपका इसमें था। आपके पास एसेट्स होंगे, सारे एसेट डेबिट कर देना, अगर ओपनिंग मांग रहा है, क्लोजिंग मांग रहा है तो क्रेडिट कर देना। प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी किस में जा चुका होगा? पहली कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट लॉस कैपिटल के अंदर ऐड होके जाता है आगे। कभी भी आप अलग से इनकम एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इनकम एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, सेम ईयर में क्लोज हो जाते हैं। और जो ये बाकी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है, ये कौन से अकाउंट होते हैं? रियल एंड पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इनकम एक्सपेंस कौन से वाले होते हैं? नॉमिनल, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्लियर यहां तक की बात? तो ये आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट होता है। इसको अपने पास, इस शीट को मैं अभी डाल दूंगा आपके पास, इसे नोट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। और जो पहले वाले सेक्शन से मैंने पढ़ाया है वही वाला थ्योरी वाला पार्ट आपने करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। आप पहले कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। टाइम मिल जाए कभी करने का तो कर दीजिएगा पक्का उसको करके, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ 20 जून को पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, तो बीच में एक बार मौका लगा के करना होगा। मैं आपके बैच खत्म होते ही, आज हमने एक को डिसाइड भी किया था इसका ही कि 12 तो आपका क्या आता है, क्या कहते हैं, मई संडे आएगा, 12 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 26, और 26 के बाद आपका एक जून में एक और आएगा। इनमें हम फेस टू फेस एक पूरे कोर्स का फुल डे का रिवीजन प्लान कर रहे हैं। मतलब 19 मई को लॉ वाले सर सुबह से लेकर शाम तक विद ब्रेक्स आपका पूरा लॉ रिवाइज कराएंगे, मैराथन सेशन। फिर अगले वाले सेशन में अगले संडे को मैथ्स वाले सर
और उसके अगले संडे को मैं और फिर इको वाले सर, इस तरह से कंप्लीट कराएंगे आपका। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका वो पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि अब आपको अपना रिवीजन इसी तरह से प्लान कर लेना चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि आपको रोज 4 नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप अभी लेके बैठ रहे होंगे या आप पहले से कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो अब अकाउंट 26 को आएगा, तो आप उससे पहले अकाउंट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अपना वो वाला पार्ट देख लीजिए। आपका जो पार्टनरशिप बचा हो या फिर आपका कंपनी बचा है, कुछ भी है इस तरह की चीजें, वो आपको पहले खत्म करके रखना चाहिए। जब 26 को मैं कराऊंगा तो मैं सुबह से लेकर शाम तक उसमें पूरा का पूरा अकाउंट रिवाइज कराऊंगा, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक का सारा रिवाइज हो गया। ऐसे मैथ्स वाले सर 19 को करा देंगे, तो आपको बीच में एक हफ्ते का गैप मिल रहा है, उस एक हफ्ते में आप अपना पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीटली रिवाइज करके रखें। और जब लास्ट इको का हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा अपना रिवीजन दोबारा उठाएंगे सारा करके। तो इसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलें। पहले हम सोचे थे कि क्या नाम है, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रखें, लेकिन बेटर है कि फेस टू फेस और लाइव फॉर्म में रहेगा। लेकिन आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप उसे फेस टू फेस अटेंड करें। जितना आप फेस टू फेस कर पाएंगे उतना बेटर हो पाएगा आपके लिए। और ये डे टाइमिंग में इसलिए रखा है ताकि आप फुल डे अटेंड कर पाए सही से। वरना पहले जब भी हमने मैराथन लिए हैं वो मोस्टली मैं तो रात को ही लिए हैं, फुल नाइट रखे। लेकिन फुल नाइट में क्या होता था कि बच्चे को धीरे धीरे नींद आनी शुरू होगी, बच्चे गायब, बट उसका फायदा नहीं होता। बट ये क्वालिटी वाइज आपके लिए बेटर रहेगा। आपने उससे पहले रिवीजन कर रखी होगी तो आप डाउट पूछ सकते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप डाउट ले सकते हैं। तो 26 तक के लिए आप लोग पहले से प्रॉपर रिवीजन करके रखें, ताकि जब मैं क्लास में बताऊं तो आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह सब चीजें हो सकें। ठीक है जी। तो बाकी अब हम कल मिलेंगे, हमारी कल आखिरी क्लास होगी आपके साथ। और कल हमारा पार्टनरशिप का जो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है, कल उसको पूरा करेंगे फिर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।